फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर हम आपको पढ़ाएंगे और इस क्वेश्चन पेपर का बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। इस क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके एक एक क्वेश्चन का 100% हम सही आंसर बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन पेपर का सेट कोड भी है, आपको कोई भी सेट कोड मिल सकता है। क्वेश्चन सेम रहेगा, बस उसका नंबरिंग अलग अलग रहेगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस क्वेश्चन पेपर में 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको निर्देश पढ़ने को मिल जाएगा। जब आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा तो आपको निर्देश पढ़ने को मिलेगा, तो आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से निर्देश पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे खंड अ यानी सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लिखा रहेगा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से केवल आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो भारत में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है ये भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय वर्ष किस दिन से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र यानी बहुत ही बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भूमि पाया जाता है, तो पृथ्वी पर 29% भूमि पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि झारखंड का झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइड और सबसे खराब कोयला होता है पिट, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो जादूगोड़ा में होता है, और जादूगोड़ा किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है, तो अपने देश भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। और ब्रिटेन में कौन सा दलीय व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में एक दलीय व्यवस्था है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7
7 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, तो योजना आयोग है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बंगाल का सूप कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किस नदी को बंगाल का सूप कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का सूप कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। अब इसमें से आपको पहचानना है कि कौन एक ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यावसायिक बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था चीन में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था ये किस प्रांत यानी किस राज्य से शुरू किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो चिपको आंदोलन हुआ था इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन संघ सरकार का उदाहरण है, तो जो अमेरिका है ये संघ सरकार का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो संघ सरकार का उदाहरण वाला जो देश होता है इसमें दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होता है और एक राज्य सरकार होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो देखिए यहाँ पे 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में मैग्नीज सबसे अधिक होता है, तो उड़ीसा राज्य में मैग्नीज सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। हम लोग यहाँ पे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस क्वेश्चन पेपर का बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
17 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो प्राणियों में 65% जल की मात्रा निहित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोपानी कृषि है ये किस राज्य में प्रचलित है। तो ये उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सोपानी कृषि कहाँ पे किया जाता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उस पे सोपानी कृषि किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। तो आधुनिक छपखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दिया। तो अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दिया, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो हरिजन पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था बाबू। तो महात्मा गांधी जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। तो जो रेशम मार्ग था ये चीन से शुरू होता था, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग आया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते थे, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था बाबू। तो बिस्मार्क ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था। तो यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था। तो मेजनी ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो 1924 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है बाबू। तो लेनिन है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1867 ईस्वी में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में दास कृषक प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1861 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है
कि रूस का विघटन कब हुआ। तो रूस का विघटन कब हुआ बाबू, 1991 में हुआ। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता कब हुआ। तो जनेवा समझौता बाबू कब हुआ था, 1954 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांट दिया गया। तो जनेवा समझौता को वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो 1990 के दशक में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला छपखाना किन लोगों ने खोला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहला छपखाना किन लोगों ने खोला। तो पुर्तगालियों ने खोला। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में पहला छपखाना कहाँ पे खुला था। तो गोवा में खुला था। इसे आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे कम है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है। तो अलगाववाद है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितनी स्तरीय हैं। तो 3 स्तरीय हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसी पंचायती राज संस्थाओं में बिहार की महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था है। इसे आपको याद रखना है। और जहाँ यहाँ पे देखिए बिहार में जो पंचायती राज होता है इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और आज हम लोग 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो बांग्लादेश है इस देश का निर्माण कब हुआ ये आपको बताना है। तो कब हुआ था बाबू, 1971 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था। तो पूर्वी पाकिस्तान था। इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में जूट सबसे अधिक होता है। तो किस राज्य में जूट सबसे अधिक होता है। तो बांग्लादेश में जूट सबसे अधिक होता है। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र कैसा है। तो एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे दोनों हैं। तो यहाँ पे दोनों पे हम लोग टिक लगाएंगे। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अपने देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे आपको याद रखना है। और भारत देश का संविधान किसने लिखा है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर।
37 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिक है। तो गोवा राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसे आपको याद रखना है। अब हम बिहार में बात करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो पटना जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिक है। और किस जिला का प्रति व्यक्ति आय कम है, तो शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसे भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो वह देश विकसित देश कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे कम होता है उसे क्या कहते हैं, अविकसित देश कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। यहाँ पे आपको बताना है कि आजकल का जो मुद्रा होता है इस किस रूप में इसका प्रचलन सबसे अधिक है। तो पत्र मुद्रा यानी कागजी जो मुद्रा है ये सबसे अधिक प्रचलन में है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी पे एक प्रश्न पूछता है कि कागजी मुद्रा का शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ। तो आपको जवाब क्या देना है, चीन में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसका भी आविष्कार चीन में हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1969 ईस्वी में किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जो सेवा क्षेत्र होता है जिसे हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र में क्या आता है बाबू, बैंकिंग आता है, ये सभी आता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। अब इसमें से आपको बताना है कि किस प्राकृतिक संसाधन का यहाँ पे भंडार सीमित है। तो देखिए यहाँ पे जो खनिज तेल है इसका जो भंडार है ये सीमित है, और ये आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये जब एक बार खत्म हो जाएगा तो इसे हम दोबारा नहीं बना सकते, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है बाबू। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुन मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए उपयोगी है, इसे आपको याद रखना है। और कपास सबसे अधिक कहाँ पे होता है, गुजरात राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। और इसी से हट के एक क्वेश्चन पूछ देता है कि मुंबई में किस फसल को सबसे अधिक बोया जाता है, या मुंबई में कौन सा फसल सबसे अधिक होता है। तो आपको याद रखना है कपास, आपको याद क्या रखना है, कपास जो है ये सबसे अधिक होता है मुंबई में, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है बाबू। तो तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, इसे आपको याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है।
तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और कल्पक्कम कहाँ पे है बाबू, तो ये कर्नाटका में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और राणा प्रताप सागर ये कहाँ पे है बाबू, परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो ये राजस्थान में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चारों का चारों आपको याद रख लेना है, कोई भी एक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में आएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर। अगर वायरल क्वेश्चन पेपर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो 80 से 90% क्वेश्चन यहाँ इसी वायरल प्रश्न से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एकदम हूबहू लड़ जाएगा। तो आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 47 नंबर के, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान दूसरा है, इसे आपको याद रखना है। अब यहीं पे बात की जाए कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी सबसे अधिक किस देश में होता है, तो अपने देश भारत में होता है। और भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती है, तो अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। और जो अरेबिका कॉफ़ी होता है ये कॉफ़ी का सबसे उत्तम किस्म होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो जो चूना पत्थर होता है इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और चूना पत्थर किस राज्य में सबसे अधिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये राजस्थान में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कांवर झील है ये कहाँ पे स्थित है, तो कांवर झील बाबू कहाँ पे स्थित है, तो ये बेगूसराय जिला में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन एक प्राकृतिक आपदा है, तो जो आग लगता है ये मनुष्य के गलती के कारण से आग लगता है, तो ये मानवकृत आपदा हुआ। बम विस्फोट कौन करता है, मानव करता है, तो ये भी मानव के द्वारा होता है, तो ये मानवकृत आपदा हुआ। रासायनिक दुर्घटना भी मानव के कारण से होता है, तो ये भी मानवकृत आपदा हुआ। लेकिन जो भूकंप आता है ये किसके कारण से आता है, तो ये प्रकृति के कारण से आता है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और भूकंपीय तरंगे कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो भूकंपीय तरंगे कितनी होती हैं बाबू, 3 प्रकार की होती हैं, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पे आता है, तो ये समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुनामी क्या है, तो सुनामी क्या है, एक विनाशकारी समुद्री लहर है, इसे आपको याद रखना है। और सुनामी किस देश का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि देखिए समुद्र में सुनामी क्यों आता है, तो जब समुद्र के तली में भूकंप आता है तभी क्या होता है, सुनामी आता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर कि जलवेराइन एक संस्था थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी, तो ये कैसी संस्था थी बाबू, तो ये एक व्यापारियों की संस्था थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला साम्यवादी देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है रूस है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 55 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये किस तिथि को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था, तो जनरल ओ डायर ने चलवाया था, इसे आपको याद रखना है। और जालियांवाला बाग समिति की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था,
तो हंटर समिति का गठन किया गया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1929 में शुरू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा था, तो अमेरिका पे पड़ा था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लोहा बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो लोहा बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट की आवश्यकता पड़ती है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, तो जो यहाँ पे देखिए जो पिटवा लोहा होता है ये सबसे शुद्ध लोहा होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जादूगोड़ा किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जो डिगबोई है, डिगबोई क्यों प्रसिद्ध है, तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। और झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू, तो जो झरिया क्षेत्र है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अपने बिहार में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो अपने बिहार में भी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। और जलोढ़ मिट्टी पे कौन सा फसल सबसे अधिक होता है, तो गेहूं और धान, ये दोनों सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिमरमैन का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। यहाँ पे आपको बताना है कि दलित और महादलित की एक पहचान कहाँ पे बना हुआ है बाबू, तो ये बिहार में बना हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार कैसा राज्य है, तो ये कृषि प्रधान राज्य है, इसे आपको याद रखना है। बिहार के 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि नस्ल का आधार है। यहाँ पे आपको बताना है कि नस्ल का आधार क्या है, तो नस्ल का आधार क्या है बाबू, जीव शास्त्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, तो जो नरेगा है ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। और भारत में नरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सबसे अधिक रोजगार मिलता है, तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो नरेगा है इसमें ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कृषि, यहाँ पे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। अब यहाँ पे आपको
बताना है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वित्तीय बैंक किसे कहा जाता है भारत का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो एसबीआई है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा जल की अधिकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो हेम्फ्री डेवी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों मिलों की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ा मिलों की स्थापना कब हुआ था, तो 1854 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में कहाँ जूट मिल स्थापना हुआ। जूट मिल का सबसे पहले भारत में किस राज्य में स्थापना हुआ था, तो वेस्ट बंगाल में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स, यहाँ पे देखिए जेम्स हनीविज ने किया था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। और जो आप लोग मोबाइल चलाते हैं, ये आप लोग समझें कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, तो मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, इसे आपको याद रखना है। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ बाबू, तो 1870 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो महानगरों में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे कम कहाँ पे होता है, तो बाबू गांव में होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर यहाँ पे देखिए 74 नंबर प्रश्न है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन सा जमाव संभव हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन सा जमाव संभव हुआ, तो यहाँ पे देखिए संपत्ति का जमाव संभव हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि इंडिका किसकी रचना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो इंडिका पुस्तिका है इसको किसने लिखा था, तो मेगास्थनीज ने लिखा था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मेगास्थनीज था ये किसके समय में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पाटलिपुत्र है ये किसके समय में मगध की राजधानी बनी, तो उदयन के समय में ये मगध की राजधानी बनी, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है बाबू, तो पटना है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77
77 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल सबसे पहले कब चला था। तो बाबू कब चला था इसे आपको याद रखना है। 1863 में चला था। कब चला था? तो 1863 में चला था। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और कहाँ पे चला था? तो लंदन में चला था। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर लंदन शहर है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे आधुनिक शहर कौन सा है। तो लंदन शहर है। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि यूरोपवासी को यहाँ पे देखिए, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान का रहा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को कहा जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लखनऊ समझौता है इसका शुरू यहाँ पे कब हुआ था। लखनऊ समझौता तो 1916 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। वायरल क्वेश्चन पेपर अब सॉल्व करवाया जाएगा आपको, जिसमें से 80 से 90% क्वेश्चन बाबू वायरल प्रश्न से आएगा। तो आप लोग जब भी क्लास होता है वायरल क्वेश्चन पेपर का तो आप लोग जरूर पढ़िए। इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए अब यहीं पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।